जादुई केक की दुनिया। बहुत समय पहले की बात है। करमपुर नामक गांव में आभा अपने छोटे से घर में अकेले रहा करती थी। आभा के माता पिता की मृत्यु बहुत समय पहले ही हो चुकी थी। तब से आभा अपने घर में अकेली ही रहा करती थी। उसके गांव में एक सरकारी स्कूल था जिसमें कोई फीस नहीं लगती थी, इसलिए वो उसी स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। आभा के पड़ोस में एक लड़की जिसका नाम नेहा था, वो गांव के सबसे रईस लोगों में से एक परिवार की बेटी थी। नेहा हमेशा आभा को चिढ़ाया करती थी। जब भी आभा नेहा को घर के बाहर खेलते हुए मिलती या स्कूल जाते हुए मिलती तो नेहा उसे चिढ़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा करती। लेकिन आभा कभी भी नेहा को पलटकर जवाब नहीं दिया करती थी, क्योंकि जब आभा के माता पिता की मृत्यु हो गई थी और वो बहुत छोटी थी, उस समय नेहा के घर वालों ने उसका काफी ध्यान रखा था। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं और एक दिन जब नेहा का जन्मदिन होता है तो वो पड़ोस में खेल रहे सभी बच्चों से आकर कहती है, आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए मेरे पिताजी ने मेरे जन्मदिन को बहुत खास बनाने के लिए मेरा जन्मदिन बहुत ही शानदार तरीके से मनाने का फैसला किया है। इसलिए उन्होंने शाम को बहुत बड़ी पार्टी रखी है, तो तुम सभी लोग उस पार्टी में जरूर आना। ठीक है नेहा, हम सभी तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी में जरूर आएंगे। शाम को सभी बच्चे तैयार होकर नेहा के जन्मदिन की पार्टी में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि नेहा के पिताजी ने बहुत ही शानदार पार्टी का आयोजन किया हुआ था। उसका घर गुब्बारों से सजा हुआ था और उसके जन्मदिन का केक काफी बड़ा और सुंदर था। साथ ही नेहा ने बहुत ही सुंदर और कीमती ड्रेस पहनी हुई थी। ये सब देखकर सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तभी नेहा उनके पास आती है और कहती है, अरे वाह, आ गए तुम सभी लोग। तुम सब तो आज बहुत ही अच्छे लग रहे हो। हाँ नेहा, हम तो ठीक लग ही रहे हैं, लेकिन तुम आज बहुत ही कमाल की लग रही हो और तुम्हारी ये ड्रेस तो बहुत ही ज्यादा प्यारी है। देखो, हम सब तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लेकर आए हैं। अरे यार, तुम लोगों को गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? तुम लोग ऐसे ही चले आते, बस मेरे लिए वही काफी था। नेहा सभी बच्चों से ये सारी बातें कर ही रही होती है। तभी उसकी नजर आभा पर पड़ती है, जो कि अपने वही फटे पुराने कपड़े पहनकर उसके जन्मदिन की पार्टी में आ जाती है। आभा को इस तरह आया हुआ देखकर नेहा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है, ये लो, आ गई हूर की परी। देखो तो जरा इनको, आज भी अपने वही फटे और पुराने कपड़े पहनकर मेरे बर्थडे की पार्टी में चली आई है। आभा, कम से कम आज तो कुछ ढंग के कपड़े पहनकर आ जाती। तेरी वजह से बाकी लोगों के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए यहाँ से चली जाओ। और वैसे भी मैंने तुझे तो बुलाया भी नहीं था, फिर तू क्यों आई? नेहा, तुम्हें तो पता ही है कि मैं तुम्हारी तरह कोई रईसजादी तो हूँ नहीं। मैं एक गरीब और अनाथ लड़की हूँ। भला मेरे पास नए नए कपड़े कहाँ से आएंगे? इसलिए मेरे पास जो भी था मैं वही पहनकर तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी में आ गई हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुमने मुझे नहीं बुलाया था और मैं तुम्हारे बुलाने पर आई भी नहीं हूँ। मुझे तो अंकल आंटी ने आने के लिए कहा था, बस इसलिए मैं चली आई। लेकिन अगर तुम्हें मेरा आना ठीक नहीं लग रहा तो मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। हाँ हाँ, चली जाओ, तुम्हें रोक भी कौन रहा है? और वैसे भी अगर तुम यहाँ थोड़ी देर और रुकी तो तुम्हारी वजह से आज जरूर मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए चली जाओ यहाँ से। नेहा की जली कटी बातें सुनकर आभा को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए उसके घर से निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वो अपने घर के पास पहुँचती है, वो देखती है कि उसके घर के बाहर एक बूढ़ी अम्मा बेहोश पड़ी हुई थी। वो भागते हुए तुरंत घर के अंदर जाती है और एक गिलास में पानी लाकर उनके मुंह पर छींटे मारती है। और जब उन बूढ़ी अम्मा को होश आ जाता है तो उन्हें पानी पिलाती है और अपने घर के अंदर ले आती है और उनसे पूछती है, माँ जी, आप कौन हैं और आप मेरे घर के बाहर बेहोश होकर कैसे गिर गई थी? बेटी, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी,
तभी अचानक मुझे चक्कर आ गया और मैं तुम्हारे घर के बाहर बेहोश होकर गिर पड़ी। माँ जी, मुझे लगता है कि आपने ठीक से खाना पीना नहीं खाया है, इसलिए आपके शरीर में कमजोरी है और इसी कारण आपको चक्कर आ गया। आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी तुरंत जाकर आपके लिए कुछ खाने पीने का लेकर आती हूँ। आप कुछ खाएंगी तो आपके शरीर में जान आ जाएगी और उसके बाद आपको फिर चक्कर नहीं आएगा। इतना कहकर आभा फटाफट रसोई में जाती है और बूढ़ी अम्मा के लिए खाना बनाकर ले आती है और उन्हें खाने के लिए दे देती है। बूढ़ी अम्मा खाना खा लेती है और खाना खाते ही वो बूढ़ी अम्मा एक परी में बदल जाती है और आभा से कहती है, बेटी, मैं कोई बूढ़ी औरत नहीं हूँ, मैं एक जादुई परी हूँ। मुझे एक लालची जादूगर ने अपने जादू से बूढ़ी औरत बना दिया था। तब से मैं बूढ़ी औरत बनकर इधर उधर भटक रही थी। काफी दिनों से भूखे रहने की वजह से मैं बहुत कमजोर हो गई थी, लेकिन किसी ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैंने कई लोगों से मदद भी मांगी, लेकिन किसी ने मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं की। बिना कुछ खाए पिए घूमने की वजह से मैं तुम्हारे घर के बाहर चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। लेकिन बेटी, तुम सच में बहुत दयालु हो। मैंने तुमसे कोई मदद नहीं मांगी, फिर भी तुमने बिना कुछ पूछे बताए मुझे अपने घर में बिठाया और मुझे खाना भी खिलाया। तुम्हारी इस दया के बदले मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहती हूँ। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है, मैं तुम्हें वो तुरंत ला कर दूंगी। परी रानी, मैं एक बहुत ही गरीब और अनाथ लड़की हूँ। मैं बचपन से ही अपने माँ बाप के बिना पली बढ़ी हूँ, इसलिए मुझे किसी भी चीज का कोई लालच नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आज जब मैं पड़ोस में रहने वाली नेहा के घर उसके जन्मदिन में गई तो उसने मुझे फटे पुराने कपड़े पहनकर आने की वजह से अपने जन्मदिन के पार्टी में नहीं घुसने दिया। मेरा आज बहुत मन था कि आज जब मैं नेहा के जन्मदिन में जाऊंगी तो मुझे केक खाने को मिलेगा, लेकिन उसने मुझे वहाँ से भगा दिया और इस वजह से मुझे बिना केक खाए ही घर वापस आना पड़ा। बेटी, तुम दयालु होने के साथ साथ बहुत ज्यादा सीधी भी हो, क्योंकि तुम्हारी जगह अगर कोई और होता और मैं उससे ये कहती कि तुम अपने लिए मुझसे जो चाहो वो मांग सकती हो, तो वो बहुत सारी कीमती चीजें मुझसे मांग लेती, लेकिन तुमने सिर्फ और सिर्फ केक खाने की इच्छा जाहिर की। बेटी, मैं तुम्हारे सीधेपन की बहुत इज्जत करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ खाने के लिए केक ही नहीं बल्कि पूरी एक जादुई केक की दुकान देती हूँ। और जादुई केक की दुकान से केक कभी भी खत्म नहीं होंगे। तुम अपनी जादुई केक की दुकान से जो चाहो वो मांग भी सकती हो और साथ ही अपने केक की दुकान से केक बेचकर अपने जीवन को हंसी खुशी व्यतीत भी कर पाओगी। इतना कहकर परी जादू करती है और आभा के घर के साथ में ही जादुई केक की दुकान प्रकट हो जाती है। उसके बाद परी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर आभा उस जादुई केक की दुकान में से केक बेचना शुरू कर देती है और धीरे धीरे बहुत अमीर हो जाती है। उसके बाद वो अपने लिए बहुत ही अच्छा और सुंदर सा घर भी बनवा लेती है और खुशी खुशी उसमें अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। मौजपुर गांव में प्रिया नाम की एक बहुत प्यारी बच्ची अपने माता पिता के साथ रहती थी। प्रिया के पिता सुरेश को जुए और शराब की लत थी। हर वक्त जुआ खेलना और शराब पीकर अपने दोस्त बिरजू के साथ आवारागर्दी करना, यही उसका काम था। प्रिया की माँ सरला के पास एक पुरानी सिलाई मशीन थी, जिस पर गांव की औरतों के कुछ कपड़े सिलकर अपने परिवार का गुजारा कर रही थी। सरला, तुमने मेरा सूट सिल दिया ना? जी, मैंने बिल्कुल आपके नाप का सिला है। ठीक है, ये लो 30 रुपए सिलाई के। विमला दीदी, मैं कह रही थी कि अब धागे की रील भी 10 रुपए से बढ़कर 20 रुपए की मिलने लगी है। सूट के 80 रुपए सिलाई दे देते तो ठीक रहता। देख सरला, गांव में और भी दर्जी है जो तेरे से भी अच्छी सिलाई करते हैं। अगर 80 रुपए में सिलवाना हो तो मैं उनसे ही ना सिलवा लूं? वो तो तेरे पर तरस खाकर कि चल तेरे थोड़े बहुत पैसे बन जाएंगे, इसलिए अपने कपड़े सिलने दे देती हूँ, पर मैं 30 रुपए से 1 रुपया भी फालतू नहीं दूंगी। हाँ
सरला की मजबूरी थी कि उसे कम पैसों में ही सिलाई करनी पड़ती थी। गांव की औरतें उसे 30 या 40 रुपए से ऊपर नहीं देती थी, पर सरला के पास जो भी पैसे जुड़ते वो सारे पैसे सुरेश छीनकर जुए और शराब के लिए ले जाता था। ऐसे ही एक दिन सरला अपने पति सुरेश से कहती है, सुनो जी, ये पैसे मैंने प्रिया के स्कूल की किताबों के लिए जोड़े हुए हैं। उसकी 5वीं कक्षा की एक किताब बाजार से खरीदनी है। अरे उस लड़की को पढ़ा लिखा कर क्या करेगी, ये पैसे मुझे दे दे। इतना बोलकर सुरेश उससे पैसे छीनकर चला जाता है। ये देखकर प्रिया कहती है, माँ, अब मेरे स्कूल की किताबें कैसे आएंगी? बापू तो सारे पैसे लेकर चले गए। अगर मैं स्कूल किताब लेकर नहीं गई तो टीचर मुझे बहुत डांटेगी। प्रिया बेटा, एक काम कर, तू कल स्कूल चली जाना, फिर मैं परसों तक कुछ पैसे जोड़कर तेरे लिए किताब जरूर खरीद लाऊंगी। अगले दिन प्रिया स्कूल जाने के लिए घर से निकलती है, पर वो डर रही थी कि कहीं उसकी टीचर किताब ना लाने पर उसको सजा न दे दे। इसलिए प्रिया स्कूल ना जाकर वहीं पास में एक नदी किनारे बैठ जाती है और रोने लगती है। हमारे पास पैसे क्यों नहीं है? हम क्यों इतने गरीब हैं? भगवान जी, आप तो सबकी मदद करते हो, मेरी भी मदद करो ना। मुझे स्कूल जाना है, पढ़ना है, मुझे खूब पैसे कमाने हैं, पर अगर हम गरीब ही रहे तो मैं पढ़ाई कैसे करूँगी? कैसे अपनी माँ के सपने पूरे करूँगी? प्रिया अभी रो ही रही थी कि अचानक से नदी किनारे पर बने एक पेड़ से उसे चिड़िया के चूचू की आवाज आती है। वो पेड़ पर देखती है तो एक चिड़िया पिंजरे में बंद होती है। अरे, इस चिड़िया को पिंजरे में किसने बंद किया? एक काम करती हूँ, मैं पिंजरे को घर ले जाती हूँ। कितनी प्यारी चिड़िया है इसके अंदर। प्यारी चिड़िया, तुम्हें भूख लगी है ना? चलो, मैं तुम्हें घर जाकर दाना पानी दूंगी। फिर प्रिया उस चिड़िया को घर ले आती है। प्रिया बेटा, क्या हुआ? आज तुम इतनी जल्दी घर आ गई? क्या आज तुम स्कूल नहीं गई? और ये पिंजरे में चिड़िया कैसी है? ये तुम्हें कहाँ मिला? माँ, मैं स्कूल जाने से डर रही थी। मुझे लगा अगर मैं किताब लेकर स्कूल नहीं गई तो टीचर मुझे सजा देंगी, इसलिए मैं नदी किनारे बैठ गई। तभी वहाँ पर एक पेड़ की डाली पर मुझे ये पिंजरा मिला। देखो ना माँ, ये चिड़िया कितनी भूखी है और प्यासी भी। मैं इसे दाना और पानी दे देती हूँ। इतना कहकर प्रिया उस चिड़िया को दाना और पानी खिलाती है। ना जाने इसे पिंजरे में किसने बंद कर दिया था। माँ, ये चिड़िया कितनी प्यारी है ना? देखो, दाना पानी मिलने के बाद कितनी खुश है। माँ, हम इसका नाम मुन्नी रखेंगे। और माँ, आप मेरी किताब कब लाओगी? मुझे बिना किताब के स्कूल नहीं जाना माँ। प्रिया बेटा, तू चिंता मत कर, मैं आज पूरी रात बैठकर कपड़े सिलूंगी ताकि सुबह उन सिलाई के पैसों से तुम्हारे लिए किताब ला सकूं। ठीक है माँ। प्रिया चिड़िया के पिंजरा को साथ में लिए सो जाती है। रात को जब सुरेश घर आता है तो वो चिड़िया को देखकर कहता है, पहले एक मुसीबत कम थी जो एक और मुसीबत ले आई। सुनो जी, ये चिड़िया का पिंजरा घर से बाहर मत फेंको। प्रिया उसके बिना उदास हो जाएगी, वो बहुत रोएगी। रहने दो जी, इस बेजान को तकलीफ मत दो। सुरेश सरला की एक नहीं सुनता और नशे में जैसे ही पिंजरा उठाने लगता है वो नशे में जमीन पर लुढ़क जाता है और वहीं सो जाता है। चिड़िया रानी, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? मुझे माफ कर दो चिड़िया रानी, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती क्योंकि मुझे डर है कहीं प्रिया के बापू सुबह उठकर तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए मैं तुम्हारा पिंजरा खोल रही हूँ। तुम आसमान में उड़कर अपनी जान बचाओ। जाओ चिड़िया रानी, तुम आजाद हो। चिड़िया का पिंजरा खोलकर सरला रोने लगती है। चिड़िया उड़कर खिड़की पर बैठ जाती है। रोते रोते सरला की आंख लग जाती है। अगली सुबह जब प्रिया सोकर उठती है तब सरला उसे रात की सारी घटना बताती है। ये सुनकर प्रिया रोने लगती है और कहती है, माँ, आपने बिल्कुल सही किया। मुन्नी अब आसमान में आजादी से घूम रही होगी। मेरी प्यारी दोस्त, तुम जहाँ कहीं भी हो खुश रहना। मुझे तुम्हारी हमेशा याद आएगी।
उधर चिड़िया उड़ती हुई एक आश्रम में पहुंचती है और वहां समाधि में लीन एक महात्मा साधु के पास जाती है और इंसानी रूप में आ जाती है। आ गई तुम? जी महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो बताओ, इस बार तुमने मेरे द्वारा दिए गए जादुई मंत्रों से किस दयालु और परोपकारी मनुष्य की सहायता की? महाराज, एक बहुत ही प्यारी बच्ची मुझे अपने साथ घर ले गई। अच्छा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। तुम मेरी दी हुई परीक्षा में सफल हुई हो। तुम्हारे कारण अब एक माँ और उसकी बेटी को परोपकार का फल मिलने में देर नहीं लगेगी। महाराज, जो मनुष्य दयालु स्वभाव के होते हैं और संकट में फंसे लोगों की सहायता करते हैं, सदैव ईश्वर भी उनकी सहायता करते हैं। उधर सरला परेशान थी कि अभी तक एक भी कपड़ा नहीं सिला था। प्रिया बेटा, आज स्कूल से छुट्टी ले ले। मैं दोपहर तक कपड़े तैयार कर दूंगी, फिर शाम को तू नई किताब खरीद लेना। ठीक है माँ, तुम कपड़े सिलो, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से चाय बनाऊंगी। आप कितनी मेहनत करती हो, मेहनत करते करते थक जाती होंगी ना। मेरी बच्ची, मेरी लाडो, अच्छा बना ले। किशोरी काकी की बेटी का लहंगा का कपड़ा मैंने काट कर रखा है, तब तक मैं उसे सिल देती हूँ। ठीक है माँ। सरला जैसे ही कपड़े के कटे टुकड़े को सिलने के लिए सिलाई मशीन पर लगाती है, मशीन अपने आप चलनी शुरू हो जाती है और अपने आप एक सुंदर सा लहंगा सिलकर तैयार हो जाता है। ये देख सरला चौंक जाती है। अरे, ये कैसा चमत्कार है, मेरी सिलाई मशीन अपने आप चलने लगी और अपने आप इतना सुंदर लहंगा बनकर तैयार हो गया। एक काम करती हूँ, कुछ और कपड़ा सिलकर देखती हूँ। फिर सरला सूट का एक साधारण सा कपड़ा सिलाई मशीन पर लगाती है और अपने आप ही सिलाई मशीन चलने लगती है और एक बहुत ही सुंदर सा सूट बनकर तैयार हो जाता है। अरे, ये क्या, मशीन फिर से अपने आप चलने लगी और फिर से इतना सुंदर सूट सिलकर तैयार कर दिया। प्रिया बेटा, इधर आ जल्दी। ये देख, ये सिलाई मशीन तो जादुई सिलाई मशीन बन गई है। ये देख, मैं अभी इस पर कोई कपड़ा काट कर रखूंगी और ये मशीन अपने आप बहुत सुंदर सा लहंगा सिलकर तैयार कर देगी। अरे हाँ माँ, ये मशीन तो अपने आप चल रही है और इस मशीन ने इतना सुंदर लहंगा सिलकर तैयार कर दिया। प्रिया बेटा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस चिड़िया को तुम घर लाई थी वो कोई मामूली चिड़िया नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति थी जो हम गरीबों की मदद के लिए आई थी। भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है, आपने मेरी सारी परेशानियाँ दूर कर दी। माँ, तो क्या अब आप मुझे किताब खरीद कर दे दोगी? हाँ मेरी बच्ची, अब तो मैं तेरे लिए नई किताब, नए कपड़े, नए खिलौने, नए जूते, सब कुछ नया खरीद दूंगी। अब मेरी बच्ची को किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। मेरी बच्ची अब सुंदर गुड़िया रानी बनेगी। अब सरला कपड़े काटकर सिलाई मशीन पर रखती और मिनटों में बहुत सुंदर सुंदर लहंगे सिलकर तैयार हो जाते। धीरे धीरे सरला की सिलाई की खबरें आसपास के गांव में भी प्रसिद्ध हो गई और अब उसके जीवन की सारी परेशानियां भी दूर हो गई। ये सब देख सुरेश भी अब सुधरने लगा और वो अपनी बुरे संगतों का साथ छोड़ दिया। सरला, हो सके तो मुझे माफ कर दो सरला। मैंने हमेशा तुम दोनों को कष्ट दिया है। मैं बहुत पापी हूँ सरला, पर अब मैं सुधर गया हूँ। अब मैं अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आज भगवान ने मुझे सारी खुशियाँ दे दी। फिर सुरेश अपनी पत्नी सरला और अपनी बेटी प्रिया को गले लगा लेता है। सरला, आज से मैं भी तुम्हारे कामों में तुम्हारा हाथ बटाऊंगा। सरला ने गांव के बाजार में अपनी बड़ी सी लहंगे की दुकान खोल दी और लहंगों का कारोबार करना शुरू कर दिया, जिसमें सुरेश भी उसका खूब हाथ बटाया करता था। धीरे धीरे वो लोग आसमान छूने लगे, घर, बंगला, गाड़ी सब कुछ खरीद लिया और बेसहारा जरूरतमंद लोगों की खूब मदद करने लगे। शुक्र है इस जादुई सिलाई मशीन का, जिन्होंने हमें फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। हाँ माँ, और मैं आप दोनों को ऐसे साथ में देखकर बहुत खुश हूँ। इस तरह सरला का परिवार हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा।